यूएसए का डाउनफॉल का पीरियड शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की पत्री हम जैसे देखते और एक उनकी दशा भी चल रही है गुरु में शुक्र। तो यू विल डू समथिंग जिससे कि आप इस कुर्सी पे बैठे हो तो नीचे थोड़ा घुस जाएंगे। हर लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर का एक इस टाइप की वॉर वो होगी 2032-33 में। आफ्टर 2035 इंडिया विल बी अ वर्ल्ड पावर। एशियन कंट्री विश्व गुरु बन जाएगी, क्या ये उसी तरफ इशारा है? एक वॉर जरूर होगी पाकिस्तान के साथ। एक पाकिस्तान का एक हिस्सा पाकिस्तान छिन भिन हो जाएगा। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली देखी और आपको ऐसा लगा कि 2029 में बीजेपी विल और नरेंद्र मोदी जी। हेलो हाय वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं एक और पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट खास इसलिए है क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, जिन सवालों को आप लोग बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से पूछने की कोशिश भी कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि जब भी दुनिया में कोई बड़ी चीज घटती है तो उसका कोई ना कोई एक रीजन होता है। दो तरीके के रीजन हम मान लेते हैं। पहला रीजन कि हमारे आसपास या हमारी इस धरती पर कोई ऐसी घटना घटी या कोई ऐसे इक्वेशंस बने पॉलिटिकली या जियोपॉलिटिकली जिसकी वजह से वो घटना घटी। और दूसरा प्लैनेट्स। आप माने या ना माने, लेकिन ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये हमारे हर एक चीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं की वजह से कोई ना कोई घटना हमारे ऊपर घट रही होती है, चाहे वो ईरान अमेरिका इजराइल के बीच का टेंशन हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना हो, हर एक देश पर खासकर इंडिया के ऊपर भी अभी तक की सिचुएशन के हिसाब से देखें फाइनेंशियल क्राइसिस और डिस्टर्बेंस की सिचुएशन हो। ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे कोई ना कोई प्लेनेटरी मूवमेंट होगा। तो ये तय है कि अगर प्लेनेटरी मूवमेंट है तो उसका एक ऐसी दिन भी होगा या ऐसी डेट भी होगी जिस दिन ये सब रुक जाएगा। इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए हमने एक एस्ट्रोलॉजर को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है। उनसे मैं वो सारे सवाल पूछूंगा जो आप पूछना चाहते हैं। सबसे पहले आप स्वागत कर लीजिए डॉक्टर शंकर अरावल सर का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले जिस बात का भी मैं जिक्र कर रहा था, हर कोई जानना चाहेगा और जानना जरूरी भी है क्योंकि अब असर हमारे ऊपर पड़ने लगा है। जब पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर असर आने लगे तो हर आम आदमी के ऊपर असर आ रहा है। ये जो सिचुएशन अभी मैं देख रहा हूं, क्या इसके पीछे कोई प्लैनेटरी मूवमेंट जिम्मेदार है क्या, जो ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन है? देखिए तुषार जी, मैं पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी करूँगा विथ प्योर एस्ट्रोलॉजी जी। ये मैं नहीं बोलने वाला हूँ कि दुनिया भस्म हो जाने वाली है या सब कुछ खत्म हो जाएगा और सत्युग खत्म होगा, कलयुग। काल की अवतार आ जाएगा। कली अवतार लोगों को पसंद है ये सुनने के लिए। बहुत तो मैंने बहुत वीडियो सुना। आई विल डू एस्ट्रोलॉजी विथ जो हमारी अपनी एस्ट्रोलॉजी जो हमको पता है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, और जिसमें कि हम देशों की हॉरोस्कोप लेते हैं, उनकी हम शुक्ल चैत्र प्रतिपद के हॉरोस्कोप लेते हैं, हॉररी लेते हैं, इसे मेदिनी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। इन सब चीज़ों का समीकरण करके जो मेरे को अपनी प्लस बाय इंट्यूशन उसको कंबाइन करके जो मेरे को लगता है वो बताऊंगा आपको। तो आपका जो पहला सवाल तुषार जी था कि आप जो कह रहे हैं कि ये कौन सा प्लैनेट है जिसके कारण ये सब हो रहा है, तो इसके अंदर हम जो देख रहे हैं, जो आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताया, जो प्लैनेट जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बट द इम्पॉर्टेंट प्लैनेट जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आजकल वो है मंगल और राहु। अच्छा। और इनको जो प्लैनेट्स इनको फ्यूल करते हैं वो है जुपिटर और सैटर्न। तो इनका जो समीकरण बनता है, इनके कारण युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ओके। आपका जो सवाल था युद्ध के बारे में, हॉर्मोस के बारे में, टिपिकल वी कम टू यूएसए। अब यूएसए के बारे में जो मेरे को लगता है इस समय आज की तारीख में, यूएसए का डाउनफॉल का पीरियड शुरू हो गया। अच्छा। यूएसए का डाउनफॉल का पीरियड शुरू हो गया। ऐसा नहीं कि एकदम से कोई यूएसए एकदम ख़त्म हो जाएगा, बट डाउनफॉल ऑफ यूएसए हैज स्टार्टेड। यूएसए का डाउनफॉल नीचे शुरू हो गया। और मेरी गणना के हिसाब से 15 मई से 30 मई तक के बीच में अभी आने वाला है। बिल्कुल। लेट अस सी, देखते हैं 15 मई और 30 मई के बीच में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे डिसीजन होंगे या कुछ ऐसा होगा जिससे ये युद्ध की स्थिति बढ़ेगी। ओके। तो आप ये सोचो कि युद्ध खत्म हो जाएगा
ये तो नहीं खत्म होगा, और ये भी नहीं कोई वर्ल्ड वॉर है। ये युद्ध उस पर्टिकुलर रीजन में 15 मई से 30 मई के बीच में युद्ध बढ़ेगा। सर जब आप ये कहते हैं कि 15 मई से 30 मई के बीच में युद्ध बढ़ेगा, अभी के हालात अगर मैं देख रहा हूँ, वही इस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल संकट है, क्योंकि बहुत तरीके की सप्लाईज रुकी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। आप कह रहे हैं कि अभी और बढ़ेगा, यानी कि ये तो पूरी दुनिया पर असर देगा। ये सिर्फ 3 देशों का नहीं, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल हालात का वक्त है। नहीं, अगेन इट्स वेरी इजी। अगर मैं कहूँ हाँ ये चीज़ बहुत होने वाली है और वर्ल्ड में एकदम सब रुक जाएगा, ऐसा नहीं। जून में एक हमारा प्लैनेट है जुपिटर, जिसे गुरु कहते हैं, बृहस्पति कहते हैं, वो अतिचारी होकर और वो कर्क लग्न में आ रहा है जून के महीने में। ठीक है। जब बृहस्पति कर्क में आएगा, हम अभी जेमिनी राशि में है, मिथुन है। मिथुन होता है कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट्स और कम्युनिकेशन, इन तीनों चीज़ों का कारक होता है, और वो कैंसर में आ रहा है 2 जून के बाद, और 6 महीने तक रहेगा। और जुपिटर जो है वो ऐसा प्लैनेट है जो कि प्लैनेट बोलता है कि आप नेगोशिएशंस करो, बात करो, ट्रेड करो, अग्रीमेंट्स करो, बातचीत ये सब बढ़ाएगा, मूवमेंट बढ़ाएगा। तो ये जून टू दिसंबर तक वर्ल्ड के अंदर इन सब चीज़ बढ़ेंगी, ट्रेड बढ़ेगा, अग्रीमेंट्स बढ़ेंगे, बैक चैनल टॉक्स बढ़ेंगे, लोग बातें करेंगे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सब कुछ होगा। मगर ट्रेड का जो हिस्सा है 100 रुपये है, उसमें अगर मान लीजिए यूएसए को 50% या 60% आता था, वो हिस्से में थोड़ी कमी आएगी, बाकी लोगों का हिस्सा बढ़ेगा। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ ये 6 महीने में, जून टू दिसंबर में। बट लोगों के बीच में बातचीत शुरू होगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, समय अच्छा आएगा जून के बाद। इट इज़ फॉर श्योर। ये जो लोग डराते हैं कि एकदम से कुछ हो रहा है, ये 6 महीने जब जुपिटर रहेगा। मगर क्या होगा, जुपिटर अतिचारी है। अतिचारी मतलब एक बहुत ही वाइज प्लैनेट, एक बहुत ही, आप जैसे कि बहुत इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट हैं और आप जर्नलिज्म में इतने बढ़िया हैं, और आप मतलब उसमें आपके अंदर ये आ जाए कि कुछ गरूर आ जाए, घमंड आ जाए, या कुछ अपनी भावनाएं आ जाएं। तो इसी तरह गुरु अतिचारी है, ये विजडम का प्लैनेट है, राइट। एंड अतिचारी होने के बाद ये तेज चलने लग रहा है, तेज चल रहा है। तो एक जब गुरु तेज चलता है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द जनरल पब्लिक, तेज चलता है तो अपना विजडम जो पूरा वो दे नहीं पाता है। तो जितनी भी चीज़ें होंगी इनके बीच में एक ट्रस्ट नहीं रहेगा, देयर विल बी अ लैक ऑफ ट्रस्ट। अग्रीमेंट्स भी होंगे, अंडरस्टैंडिंग्स भी होंगे, समीकरण भी बदलेंगे, कम्युनिकेशन भी बढ़ेगा, ट्रेड भी बढ़ेगा। हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छा पीरियड है, इंडिया के लिए इट इज़ अ गुड पीरियड। तो ये 6 महीने का जो एक स्लॉट है, ये बहुत अच्छा टाइम है जब लोगों की एक भूमिका होगी। अब ये सब हर लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर का एक अक्स है, एक पीरियड है, एक 7 साल का पीरियड है। गुरु अतिचारी 7 साल है ये। अच्छा। तो ये 2032-33 के टाइम में जाकर एक ऐसी वॉर होगी जो कि ये हम जिस तरह के वॉर सोच रहे हैं कि बिल्कुल दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी, लोग उड़ जाएंगे। वर्ल्ड वॉर जब हम इमेजिन करते हैं तो वो हमें 45 का वर्ल्ड वॉर याद आता है। उसमें भी कुछ ज़्यादा लाखों लोग, उस पर आऊँगा मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो लाखों लोग, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अ वॉर विच विल बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ मिसाइल्स होंगी, कुछ हो सकता है साइबर अटैक्स हों, कुछ मेडिसिन का यूज़ हो, इस टाइप की वॉर वो होगी 2032-33 में। अच्छा। और उसके पहले उसकी भूमिका बनती है, एक युद्ध होने के पहले। तो अभी ये बीज बोए जा रहे हैं, ये बीज बोए जा रहे हैं। वॉर विल हैपन एट दैट टाइम विच विल बी अ काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वॉर, जहाँ की हर कंट्री को किसी कंट्री के साथ पोजीशन लेनी पड़ेगी, और उसके बाद एक बदलाव आएगा। सो दैट इज व्हाट आई से। तो आपका अगला क्वेश्चन जो आपने बहुत अच्छा पूछा था कि वर्ल्ड वॉर जब हुई थी कि हमने 45 ही की, 41 में, हाँ, तो उसमें भी क्या हुआ था, जापान और यूएस के बीच में वॉर हुई थी। बिल्कुल, राइट। उसमें क्या था, सिचुएशन वाज एग्जैक्टली जो आज की सिचुएशन है। आप पर्ल हार्बर देखिए, जापान वाज अ बिग पावर। जापान ऑयल, बिल्कुल, नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा, अमेरिका उसके, और उनके, ठीक है, उन्होंने पर्ल हार्बर जब हुआ था तो उन्होंने 2,500 लोग मर गए थे, बहुत सारे शिप्स खराब हुए थे, बहुत कुछ हुआ था अमेरिका के साथ उस टाइम। एंड रूजवेल्ट वाज द प्रेसिडेंट, जिन्होंने कहा था कि भाई डे ऑफ इन्फेमी। तो ये सब हुआ, मगर उसके बाद क्या हुआ था, और यही सब चीज़ें थी। ऑयल वाज द इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज द इशू। जापान नहीं चाहता था कि मेरा उनका प्रभाव अमेरिका का एशिया की तरफ आता था, वो अपना प्रभाव चाहता था।
ऑयल उस टाइम भी एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर भी issue उस था। वक्त पर एक बहुत बड़ा reason ऑयल था। बहुत बड़ा, न्यूक्लियर बहुत बड़ा, यही सब इश्यूज थे। यही सब जो आज हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अमेरिका उभर के आया था वॉर के बाद। उस स्थिति में अमेरिका उस टाइम इतने बड़ी कंट्री नहीं थे, था पावर था, बट उसके बाद उसने मिलिट्री इंक्रीज करी, अपना वो इंक्रीज करा, इट बिकेम अ रियल सुपर वर्ल्ड पावर। बहुत अच्छा भी करा। उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं भी बनी, यूनाइटेड नेशंस बना, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई। बट एक जो वही चीज़ आई है, तो अगर अब मैं जब एस्ट्रोलॉजी करता हूँ पैटर्न देखता हूँ, अगर आप 1900 के बाद आप सब पैटर्न देखिए, 1900 का, 1900 वियतनाम वॉर का, वर्ल्ड वॉर 2 का, उसके पहले, इन सब में ये 2-3 प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, जो कि एक है गुरु, शनि और राहु। ये प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। और आज की तारीख में ये प्लैनेट्स की स्थिति वही है जो कि उस टाइम थी। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो सर्किल है एक बार फिर से उसी मोड पर आ गया है जिस मोड पर 45 के अराउंड हमने देखा था। बट ये अभी शुरुआत है, अभी कुछ साल लगेंगे उस स्टेज में पहुंचने में कि वो वर्ल्ड वॉर हो। सर एक और क्वेश्चन मेरा है, आपने कुछ 4-5 प्लेनेट का जिक्र किया जिसमें राहु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, गुरु हो गया, यूरेनस का मैं जिक्र और करूंगा। आजकल बहुत ज्यादा ये कहा जा रहा है कि यूरेनस जो है 7 साल में एक बार ट्रांजिट करता है और अब जो है वो जेमिनाई में आ रहा है। 25 तारीख को जो अभी गुजर गई है 25 तारीख, उस 25 तारीख को यूरेनस ने एंटर कर लिया जेमिनाई में। क्या यूरेनस इंपॉर्टेंस रखता है और इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि कुछ बड़े फेरबदल कर पाए दुनिया में या किसी की जिंदगी में? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस को नहीं मानते हैं। अच्छा। इट इज प्लैनेट है, बहुत बड़ा प्लैनेट है, दूर है। बट इफ आई कैन ट्राई टू कंबाइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी टुगेदर, दोनों को हम एक साथ देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों एस्ट्रोलॉजी में, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक चीज कॉमन है, राशियां। एरीज, टॉरस, जेमिनी इंग्लिश में पढ़ते हैं, बिल्कुल, मेष, वृषभ हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। तो एक सन साइन, मून साइन के हिसाब से दे आर कॉमन चीज़ें हैं। तो उसको देखते हुए जेमिनी में आपने, जैसे आपने राइटली पूछा, जेमिनी में जा रहे हैं, तो जेमिनी भी एक राशि है जी। तो यूरेनस जब ट्रांजिट कर रहा है, एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, वर्ल्ड की सुपर कॉन्शियसनेस को चेंज करेगा। एंड इट इज़ अ प्लैनेट विच इज़ अ प्लैनेट ऑफ चेंज। ये दुनिया में बदलाव लाता है। अच्छा। वही जो प्रक्रिया शनि कर रहा है, जो कि आजकल पीसेस में है, गुरु अतिचारी कर रहा है, और राहु अक्स अपना चेंज कर रहा है। राहु जो है, राहु केतु के अक्स चेंज हो गए जनवरी में जाकर। अच्छा। तो ये 3 जो प्लैनेट्स कर रहे हैं, और इसके साथ यूरेनस अभी शनि के साथ जा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। शनि के साथ एक्सपेक्ट बना रहा है, एंगल बना रहा है, उसके कारण इट विल कॉज चेंजेस इन द वर्ल्ड। और जेमिनी जो राशि होती है वो होती है कंप्यूटर, 3 C's, कंप्यूटर, कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन। ओके। इन तीनों चीज़ों में बदलाव लाएगा। वही चीज़ हमने आपको पहले भी बताई थी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा या नेगेटिव? क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगी, समीकरण बदलेंगे। अच्छा, तरीके बदल जाएंगे, द वर्ल्ड ऑर्डर विल चेंज। जैसे मैंने आपको ट्रेड का बताया था, एग्जाम्पल दिया था। ट्रेड में आज इस एक कंट्री के पास इतना हिस्सा है, बी कंट्री के पास इतना आता है, सी के पास इतना पावर है, डी के पास, वो जो चेंज है वो हो जाएगा। दोस थिंग्स विल चेंज, एंड इन द होल चेंज, बिलीव मी, आफ्टर 2035 इंडिया विल बी अ वर्ल्ड पावर। ओके। इंडिया, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा पावर होगा। आपने जिस बात का जिक्र किया, मुझे एक भविष्यवाणी याद आती है नास्ट्राडामस की। मेरे पास एक बुक हुआ करती थी, उसमें लिखा था कि 21वीं सदी के शुरुआती दशकों में एक लीडर आएंगे जिनका इशारा मोदी साहब की तरफ किया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो वर्ल्ड पावर होगा वो नीचे आ जाएगा और भारत वापस से विश्व गुरु बन जाएगा, एशियन कंट्री विश्व गुरु बन जाएगी। क्या ये उसी तरफ इशारा है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन अभी की सिचुएशन में इंडिया एक अच्छी पावर में तो दिखता है, एक फास्ट ग्रोइंग कंट्री तो दिखता है, बट विश्व गुरु की एक्सेप्टेंस और बहुत सारी चीजें हैं जो एक वर्ल्ड लीडर के लिए चाहिए होगी। क्या वो डेवलपमेंट के मोड पर है, या अभी आपको लगता है कि अभी आने वाले टाइम में हमें और स्पीडी चीजें दिखाई देंगी? देखिए, इंडिया का जो हॉरोस्कोप है जी इस समय है, इंडिया की हॉरोस्कोप, जस्ट टू एक्सप्लेन ऑल्सो लिटिल एस्ट्रोलॉजी से पर्सपेक्टिव समझ में आए, लेट अस टॉक अबाउट इंडियाज हॉरोस्कोप टुडे। थोड़ा पूरा नहीं होता, संक्षिप्त होता हूँ। इंडिया की हॉरोस्कोप में जो लग्न में आपका राहु है और सेकेंड हाउस में मार्स है। अच्छा, मार्स एंड राहु का कॉम्बिनेशन है इंडिया की हॉरोस्कोप में, आगे पीछे प्लैनेट्स हैं। तो ये जो प्लैनेट्स है, मंगल और राहु जो हैं, ये एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं। आपके आगे जो आदमी है वही तो आपको इंस्पिरेशन होता है ना जी। राहु इज अ प्लैनेट जो कहता है कि मेरे को बहुत कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए, और मंगल इज अ प्लैनेट कहता है तुम मेरे को बताओ क्या करना, मैं लड़ के आता हूँ, मैं लड़ाई करके आता हूँ, तुमको चाहिए, आई विल एग्जीक्यूट फॉर यू। जैसे
अपना बिजनेस कर रहा है, कोई भी कर रहा है, आदमी कुछ भी करता है, एग्जीक्यूशन भी तो चाहिए होता है ना। बिल्कुल। तो मंगल एग्जीक्यूट करता है, राहु की सोच अलग हो, विजन देता है वो। विजन देता है, अलग विजन देता है। ओके। तो जब ये एक अक्सर, और मार्स की दशा आ रही है, हमारी मंगल की दशा चल रही है, और मंगल जो है वो इस टाइम ऐसी स्थिति में है जो कि हमारे 8वें घर को देख रहा है इन दी बेसिक हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजी। और 8वां घर होता है डिस्टर्बेंसेस का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। Okay. 2 घर होते हैं, तो 8वां घर डिस्टर्बेंस, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, चीज़ें चेंज होंगी। ओके। तो 7 साल का ये पीरियड है मार्स का, और उसको पावर दे रहा पीछे राहु। राहु का पावर, तो दैट दिस 7 ईयर में चेंजेस होंगे, बट इट विल बी विद डिस्टर्बेंसेस। जैसे कहते हैं ना, फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए डिस्ट्रक्शन जरूरी है। बिल्कुल। बिना डिस्ट्रक्शन के कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता ना। बिल्कुल। तो उसी तरह ये सिचुएशन है। और हिंदुस्तान के अगर शुक्ल चैत्र प्रतिपदा की पत्री आप देखेंगे तो उसके अंदर भी जो मंगल जो है, अगेन इट प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो ऐसे भाव को देख रहा है जहाँ की लड़ाई, वॉर, डिस्टर्बेंसेस को दिखा रहा है, जो कि 1 साल का पीरियड है। बट इन इंडियाज केस जो गुरु जो है जी। गुरु जो है वो अपने से चौथे घर में जाके बैठा है इन दौर को। तो चौथा घर जो होता है वो अपना होता है, मैं अपने घर को बचा के रखूंगा। ओके। और प्रेस्टीज को देख रहा है, प्रेस्टीज मेंटेन रहेगी। तो हिंदुस्तान का जो बहुत देर तक जो रोल रहेगा वो ये रोल रहेगा कि वो डिप्लोमेटिकली बात करेगी, बिजनेस करेगी। बाकी लोग जब लड़ेंगे, इंडिया विल increase its trade and communication, increase its business, understanding with countries. अच्छा। ये चीज़ is absolutely going to be very important. ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया will not be disturbed. जो डिस्टर्बेंस होंगी वो हमें प्रॉब्लम आएंगी अपने कंट्री के अंदर के इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से, या हमारी नेबर्स के जो हैं, पाकिस्तान हो गया या बाकी का। तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस विल बी देयर, अराजकता बढ़ेगी, लीडर्स के इश्यूज बढ़ेंगे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगे, और ज़्यादा ये हमको दिखेंगे। अगेन ऐसे जून से अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छा टाइम है। नवंबर टू मार्च में आप देखिएगा बढ़ेंगे ये पावर अंदर, इंडिया के अंदर। ओके। इंडिया के अंदर। एंड जून के बाद इट विल बी ऑन अ हायर स्केल आफ्टर जून 27। जून 27 के बाद जो जिस तरह पॉलिटिकल ये प्लैनेट्स के जो अलाइनमेंट बन रही है आफ्टर जून 27, मेरे को बिल्कुल क्लियरली दिखता है देयर विल बी इंडिया विल, एक वॉर ज़रूर होगी पाकिस्तान के साथ। अच्छा। फॉर श्योर विल बी देयर, आई शुड नॉट गो रॉन्ग। जून 27 एंड ऑफ जून 27 एंड तक अब एक पाकिस्तान का एक हिस्सा हिंदुस्तान में ज़रूर आएगा। तो इस एक्सटेंट तक होगी। ये बहुत बड़ी प्रेडिक्शन है सर। आप जो कह रहे हैं कि 27 के एंड तक, यानी कि दिसंबर 2027 तक, दिसंबर 2027 कि तक पाकिस्तान से एक बड़ा युद्ध होने जा रहा है और पाकिस्तान का एक हिस्सा हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। बड़ा युद्ध तो क्या, पाकिस्तान तो मैं कह रहा हूँ 2032-33 तक, जैसे हम लोग कहते हैं, पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो जाएगा। अच्छा। इसके जो उस कगार पे तो खड़ा ही है। बलूचिस्तान वाले हिस्से पे, खैबर पख्तूनख्वा वाले हिस्से उसके देश के हिस्से हो जाएंगे, उसके छोटे छोटे बहुत सारे हिस्सों में बढ़ चुका होगा। तो हमको इतना वो, मेरे को आई एम पीओ के इतने कोई वॉर से नहीं आएगा मेरे ख्याल से। काफ़ी मतलब बातचीत से बन सकती है, बातचीत से हमें थोड़ा बहुत वॉर ये ऐसा कुछ नहीं, हमें बहुत बड़ी युद्ध बहुत करना मेरे को जो व्हाट आई फील दैट विल हैपन आफ्टर। आपके प्रेडिक्शन हमारे हिंदुस्तानियों के लिए तो बहुत ज़्यादा एक खुशी की बात होगी, और मान भी रहे होंगे, क्योंकि बहुत साल से अक्सर सर भारत की एक आदत भी रही है कि हम 71 में भी बहुत सारी जगह पाकिस्तान की हम अपने पास रख सकते थे। हमने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, और ये बात कही जाती है कि हिंदुस्तान हमेशा वापस कर देता है, जीत कर वापस कर देता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने राइट। लेकिन इस बार आप कह रहे हैं ऐसा नहीं हो। तुषार जी, यही बात थी, क्योंकि हिंदुस्तान के पत्री में अभी तक जो दशा चल रही थी ये चल रही थी चंद्रमा की। और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट पूछा। और हमारे 7वें घर में बैठा केतु। जब भी किसी के इवन इंडिविजुअल आदमी का उसको में 7वें घर में केतु बैठा हो और तीसरे घर में चंद्रमा, तो वो आदमी कहता है ले जाओ भाई। आप हमारी हिस्ट्री देखिए ना, हम लोग, तुम आए, तुमने ले लिया, हमने पाकिस्तान भी दे दिया, हमने अक्साई चीन भी दे दिया, हमने बहुत सारे चाइना को। तो इट्स लाइक तब भी खुश है, तब भी हम खुश हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का जो मून की दशा भी चली थी 10 साल तक। हमारे हिंदुस्तान की हॉरोस्कोप में एक
घर है, तीसरा घर जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं, और जिनको एस्ट्रोलॉजी पता वो शायद रिलेट कर भी लेंगे 100%, जो कि मतलब कर्क राशि होती है, इमोशंस की राशि होती है, और 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं इमोशंस के। तो हिंदुस्तान की हरदम जो फिलॉसफी रहेगी वो हिंदुस्तान के जो लोग से बनेगी। जी। तो यहाँ के लोग विल बी ड्रिवन बाय इमोशंस। तभी कहते हैं इंडिया इज अ इमोशनल इंडिया विल बी ड्रिवन बाय इमोशंस। हिंदुस्तान ड्राइव होगा रिलीजन से। अच्छा। हिंदुस्तान के लोग ड्राइव होंगे फीलिंग्स से। आपसे प्यार करेंगे तो सब कुछ दे देंगे, और अगर युद्ध करेंगे तो फिर पूरी तरह युद्ध करेंगे। तो इसी चंद्रमा दशा के बाद अब ये मंगल की दशा आई है, और उसके साथ हम लोग जब देखते हैं बड़ी दशा आती है, ट्रांजिट्स भी देखते हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर शनि जो है वो 31 साल का सर्कल कंप्लीट करके आया है। राहु अपना अक्ष बदल रहा है जी। ठीक है। तो एंड जुपिटर अतिचारी है। ये तीनों चीज़ों को मिलाकर जो है, और दशाओं को देखकर, शुक्ल चंद्र प्रतिपदा की पत्री को देखकर और इंडिविजुअल हॉरोस्कोप को देखकर, और मंगल का रोल जो है, मंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट, और राहु का जो इम्पैक्ट है, ये जो हिंदुस्तान में 7 साल में इंडिया विल बी अ वेरी डिफरेंट कंट्री, एंड मतलब इट विल हैज टू बिकम अ वर्ल्ड पावर इन 2034। सर न्यूक्लियर, हाँ, एक छोटा सा सवाल है मेरा। न्यूक्लियर अटैक को लेकर भी मैंने कुछ पॉडकास्ट किए जिसमें एक आ गया कि न्यूक्लियर अटैक होना है, और ये न्यूक्लियर अटैक अब की बार अमेरिका पर होना है। आपको लगता है कि न्यूक्लियर अटैक आज के पिछले अगले मैं 7-8 साल का जिक्र कर लेता हूँ, क्योंकि आपने 2032-33 के आसपास वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र किया है, क्या उस टेन्यूर में या तब तक के टेन्यूर में आपको लगता है कि ये होने वाला है, न्यूक्लियर अटैक अभी होने वाला है? देखिए, हम जस्ट टू न्यूक्लियर अटैक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर अटैक, शनि अभी हम पीसेस राशि में, मीन में है, नीच अभिलाषी है। मतलब नीच अभिलाषी मतलब नीच के घर में जा रहा है। अच्छा। शनि अपने नीच के घर में जा रहा है, और उसके बाद शनि जाएगा वृषभ में, जहाँ पर ये होगा। तो जब वर्ल्ड वॉर का जो हम अगेन व्हेनेवर आई डू एस्ट्रोलॉजी, मैं पैटर्न्स को जरूर देखता हूँ। ओके। राजा लोग, जहाँ के राजा होते हैं उनका देखना चाहिए, जो पहले पैटर्न्स हो वो देखना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी के तीनों चीज़ों को समीकरण करके देखना चाहिए। क्योंकि राजा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉन्शियसनेस ने एक आदमी को भेजता है ये काम करने के लिए, चाहे वो ए हो बी हो, नाम नहीं लेंगे, चलो नाम ले भी सकते हैं। तो दे हैव कम टू प्ले अ रोल विच इज़ देयर। तो ये जो समय है वो ऐसा है कि जो राजा लोग जो हैं वो ऐसे डिसीशंस आएंगे जो ये सोचेंगे कि हमारा नाम रहे, मतलब हम मरेंगे, हमारा नाम रहना चाहिए। आप हिटलर को देखिए, आप गद्दाफी को देखिए, आप बाकी, तो इसी तरह इस युग में, इस समय ऐसे राजा लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हम कुछ हो जाए, दुनिया में कुछ हो जाए, मगर हमारा नाम होना चाहिए। बट जस्ट टू आंसर क्वेश्चन न्यूक्लियर वॉर, आई एम वेरी श्योर, मैं बिल्कुल 100% कहता हूँ, न्यूक्लियर युद्ध नहीं होगा। ओके। न्यूक्लियर युद्ध नहीं होगा कि न्यूक्लियर मीन्स आप खत्म हो गए, बिल्कुल, यू आर फिनिश्ड। आप बॉम्ब अटैक हो सकता है, ये हो सकता है, पर न्यूक्लियर वॉर के कगार में नहीं पहुंच सकता। जैसे कि अब डोनाल्ड ट्रंप की पत्री हम जैसे देखते हैं कि उनका वही अपने कंट्री को लीड कर रहे हैं। अब उनका राहु प्रधान आदमी है, वो भी चंद्रमा सूर्य उनके राहु केतु के साथ है, और राहु प्रधान आदमी है। तो उनका जो अभी तो थॉट प्रोसेस होगा, इट विल बी कि मेरा नाम रहे, दुनिया में रहे। और एक उनकी दशा भी चल रही है गुरु में शुक्र। जब भी ये एस्ट्रोलॉजी का डिक्टिम है कि जब ये दशा अंतर्दशा चलती है, आपकी भी चले अगर, तो यू विल डू समथिंग जिससे कि आप इस कुर्सी में बैठे हो तो नीचे थोड़ा घुस जाएंगे। ओके। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिसीजंस व्हिच विल बी मेड बाय द सुपर पावर। दे आर द सुपर पावर। बिल्कुल, है ना। दे विल मेक ऐसे डिसीजंस लेंगे जिससे कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे। एक जैसे मैंने आपको बताया 15 मई से 30 मई के बीच में करीब वो समय आएगा जब चंद्रमा केतु से के पास जाएगा, करीब 15 जून से 30 जून के बीच में। जी, देयर विल बी अगेन सम डिसीजंस व्हिच यूएसए विल टेक, और द लीडर ऑफ यूएसए जो लेंगे, जो कि मतलब बहुत अच्छा नहीं होगा। ओके। अगेन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की पत्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ही इज गोइंग टू
ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री, आई मीन ही इज द लीडर ऑफ अ वेरी बिग डिसीजन मेकर एक सिचुएशन में तो बिल्कुल। 1 जून में टाइम आ रहा है कि 15 जून से 30 जून तक, जब वो कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे कि अगेन थिंग्स विल चेंज. अदर कंट्रीज विल ओपनली कम, विल जॉइन द वॉर. ओके, मेरे हिसाब से, जैसे कि पहले आपने पूछा था कि वर्ल्ड वॉर के बारे में, बिल्कुल। जापान विल अगेन इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री. जो चेंजेस हो रहे हैं मेरे हिसाब से, जापान विल इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री. रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध होगा, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है, उसमें यूक्रेन विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड, बट अगेन नॉट अ न्यूक्लियर काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो मेरे हिसाब से न्यूक्लियर वॉर जिसे कहते हैं, जिसमें कि रेडिएशन होते हैं, लोग, उस टाइप का चीज़ कुछ नहीं होने वाला है अभी। नहीं हुआ. अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये लगभग 1 साल से कही जा रही है, पिछले 1 साल से ये बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। कई पॉडकास्ट के अंदर ये कहा गया, कई एस्ट्रोलॉजर्स ने ये दावा किया है कि 2027 वो साल होगा जिस साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। वो राष्ट्रपति बने या ना रहे वो अलग का विषय है, बट वो प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली देखी और आपको ऐसा लगा? मैंने अपने पहले भी बोला हुआ, आई एम वेरी श्योर, बिल्कुल 100% है कि 2029 में बीजेपी विल कम बैक. बीजेपी ओके, आएगी और नरेंद्र मोदी जी विल बी द प्राइम मिनिस्टर. 2027 में जो इश्यूज आएंगे जून के बाद, जी, उनमें उन पे दबाव बढ़ेगा ओके। कि भाई परेशानी आएगी. ही इज ऑल्सो, ऐसी सिचुएशंस बनेंगी कि दबाव बनेगा कि मोदी जी अपनी कुर्सी नहीं, छोड़ें? दबाव मेरे हिसाब से बनेगा कि भाई इंटरनल पॉलिटिशियंस प्रॉब्लम करेंगे, अच्छा, अराजकता बढ़ेगी, बाकी कंट्रीज कुछ पॉलिटिक्स प्ले करेंगे, कुछ मतलब डिसीशंस लेने पड़ेंगे, कुछ लेजिस्लेशंस आएंगे, उसके कारण दबाव बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा. केतु होता है, उस केतु को लोग ने इतना कर दिया कि ही विल लीव और कुछ हो जाएगा. मोदी जी की हॉरोस्कोप ऐसी है कि उसमें एक ऐसा, मतलब हॉरोस्कोप के अलावा नोबडी, इनके बड़े लोगों के हॉरोस्कोप अज्यूमिंग नहीं है. Okay. आप उनके डेट, ओथ टेकिंग टाइम वगैरह वगैरह देखते हुए, जी, आई एम वेरी श्योर he will go through that period. ये जो आएगा, it will be a strainful period. एक strainful period है, strain, but no question of, उनके पत्री में एक ऐसा योग है कि वो कुर्सी छोड़ेंगे अगर वो चाहें तो. अच्छा, उनको कोई कुर्सी से नहीं हटा सकता. अब वो चाहेंगे नहीं। If that is, I'm very clear on it. He can leave a chair कि मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ता हूँ, ओके, मगर उनको कुर्सी से हटा कोई नहीं सकता. अच्छा, ऐसा भी योग है उनकी कुंडली में, क्योंकि एक दो चीजें उनकी एक पर्सनैलिटी में दिखाई देती है। एक तरफ एक अच्छा लीडर जो अभी प्रधानमंत्री हैं और थ्रू आउट वो अपनी चेयर पे रहे, शपथ ले रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की लेते रहे लगातार, उसके बाद प्रधानमंत्री की ले रहे हैं लगातार। क्या कोई ऐसा योग भी आता है? क्योंकि दूसरा जो पहलू उनका नजर आता है वो एक संत वाला नजर आ जाता है। जब वो किसी मंदिर में जाएं, किसी केदारनाथ गए तो गुफा में बैठकर 48 घंटे उन्होंने वहां पर मेडिटेशन किया। क्या वो योग दिखता है उनकी कुंडली के अंदर कि कभी वो, जो हम कहते हैं ना, वानप्रस्थ होगा, कि वहां पर एक इंसान सन्यासी बन जाएगा या संत वाले भेष में आ जाएगा? आपको दिखता है कि कभी वो भी दौर आएगा? देखिए, उनके हॉरोस्कोप में अगर मान लीजिए उनका साल ठीक है और डेट ठीक है, शनि और शुक्र उनके आत्मा कारक और अमात्य कारक बनते हैं. ओके, आत्मा कारक होता है सोल, शनि का, और अमात्य कारक शुक्र है. जब ये दोनों प्लैनेट्स होते हैं साथ में, तो शनि कहता है काम करो, और शुक्र कभी ये नहीं कहेगा कि आप वैराग्य लो. शुक्र इज अपना शुक्राचार्य थे जी, उन्होंने मतलब किसी के अंडर, किसी की हुकूमत नहीं मानी थी. शिव जी को खुद खुश कर दिया था, शिव जी के अंदर चले गए थे, बाहर फिर निकले. तो ही वाज, तो दिस विल बी हिज थीम ऑफ लाइफ कि ही वैराग्य नहीं है, ये भी इट इज एक तरह का वैराग्य समझिए कि ही वर्क फॉर द कंट्री. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जैसे ऑफ हिज टेकिंग वैराग्य, ये नहीं. एंड ही विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इन 2029. और मेरे हिसाब से 2032 की जो वॉर हो गई, जो युद्ध, जिसमें कि हिंदुस्तान हैज़ टू टेक अ रोल, कि किसी के साइड में आना पड़ेगा. मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली रशिया विल इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर कंट्री, ओके, एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, एक अपने आप को शक्तिवान पावर की तरह आएगी. तो मतलब इंडिया विल बी ऑन, हैज़ टू टेक साइड्स एक्सेट्रा. दैट पार्ट जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे.
सर आपने अभी आपने बोला कि गुरु अतिचारी हैं 7 साल के लिए और ये 2032 तक की सिचुएशन ऐसी ही रहने वाली है। जब भी गुरु अतिचारी, इससे पहले भी कई बार हुए होंगे आपकी नॉलेज में, क्या जब गुरु अतिचारी होने का कंप्लीट होता है उनका जो टेन्योर, मान लीजिए 7 साल के लिए, 7 साल बाद जब कंप्लीट होगा तो क्या दुनिया बदल चुकी होती है? ये गुरु का अतिचारी होना, क्योंकि इसका डिस्कशन बहुत हुआ, कई पॉडकास्ट में इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं, सबका ये कहना होता है कि भाई गुरु अतिचारी है 7 साल के लिए, जो होना है इन 7 सालों में होना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? नहीं, गुरु अतिचारी मतलब गुरु क्या होता है? जो विजडम देता है। जी। तो जब शनि भी बड़ा स्ट्रांग है, राहु अपना अक्ष बदल रहा है, जब भी हम राहु के बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। गुरु अतिचारी है जब भी गुरु है, जो आदमी विजडम दे रहा है वही कह रहा है कि भाई इस समय आपको जूझना पड़ेगा, इस समय आपको लड़ना पड़ेगा। ओके। इस समय आपको अतिचारी मतलब जल्दी चल रहा है। वो जो जिस आदमी को ठहर के बैठ के बात करता प्रोफेसर है जी, वो बोलेगा नहीं। अच्छा, So, मतलब नेचर बदल जाएगा, गुरु का नेचर बदल रहा है। तो जो प्लैनेट हर चीज को ठहराता था जी, कि भाई आराम से बैठो, मत करो ये, उसे कुछ वो जल्दी प्लैनेट अब खुद कह रहा है कि भाई करो। तो गुरु इज नॉट डूइंग इट। गुरु वॉज द प्लैनेट जो कि ठहराव लाता था, आपको विजडम देता था, फिलॉसफी देता था, वो प्लैनेट। बाकी मंगल हुआ, शनि हुआ, राहु हुआ, जो कि बहुत आपको समझाया जी। मैंने, ये प्लैनेट्स तो ऑलरेडी, और राहु और मंगल ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कहते हैं, जो हिंदुस्तान की ओर से कह रहे हैं भाई अब बहुत हो गया, अब आगे बढ़ना है। और 2034 के बाद हिंदुस्तान की राहु का प्लैनेट है, और राहु कहता है कि मेरा कोई अंत नहीं है। तभी हम कह रहे हैं 2034 के बाद 1-2 साल और ले लीजिए, इंडिया विल बी अ वेरी वेरी बिग पावर, क्योंकि राहु कहेगा हम रुकेंगे नहीं। राहु इज टेक्नोलॉजी, राहु इज ट्रेड, राहु इज कम्युनिकेशन, जितनी भी चीज़ ये हम जो बात कर रहे हैं सब राहु है। तो राहु इज लाइक materialism to the biggest extent and spirituality to the biggest extent. ओके। दोनों चीजों को, राहु विस्तार है, तो उसकी दशा हमारी 19 साल की आ रही है हमारी कंट्री की। तो 2000 जब मंगल की दशा खत्म होगी, उसके बाद जो 20-30 साल का है वो हिंदुस्तान का विस्तार का समय है, जहाँ मेटीरियलिज्म भी बढ़ेगा और स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ेगी। जब मेटीरियलिज्म बढ़ता है, स्पिरिचुअलिटी जरूर बढ़ती है। तो ये दोनों चीज होंगे, तो इसीलिए दैट इज अ लॉजिक। राहु विल मेक इट हैपन एंड इट हैज टू मेक इट हैपन। तभी हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए ये बहुत मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर एक आम आदमी से जुड़ा सवाल है मेरा, आपने राहु का भी जिक्र किया। आजकल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये सजेस्ट करते हैं कि भाई अपना राहु अच्छा कर लो तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आप अगर राहु को खुश रखते हैं तो आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप अगर राहु को खुश रखते हैं या राहु आप पे के फेवर में रहता है तो आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को वो झेल सकता है। क्या राहु इतना बड़ा प्लेनेट है, इतना इंपॉर्टेंट प्लेनेट है कि वो सब कुछ कर सकता है? नहीं, या पूरी कुंडली को साध सकता है? राहु साधता नहीं है। अगर राहु खाली राहु अच्छा हो जी तो आपको देगा और लेगा। ओके। आपको दे देगा और आप उसको सब संभाल कुछ नहीं मिल पाएंगे, जाएगा आपको, खो देंगे। ओके अगर जैसे आपने क्वेश्चन आंसर दिया जी। राहु का, तो राहु को साधने के लिए भी दूसरे प्लैनेट्स होना चाहिए। राहु को साधता है शनि, कि अगर आपने राहु ने आपको विस्तार कर दिया, ऊपर बढ़ा दिया, सोच लिया, आपने कर लिया, फिर उसको यू हैव टू किसी बिजनेस आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो राहु अलग सोच देता है, अलग वो देता, अलग पैसा देता, हर चीज में अलग करता है। आजकल भगवान के बाद नेक्स्ट जो चीज पैसा ही हो गई है ना। तो राहु आपको ऐसे ऐसे आइडियाज देगा, उनको साधने के लिए आपको दूसरे प्लैनेट चाहिए। तो ये कहना कि आपको किसी के इंडिविजुअल पत्र की आप बात कर रहे हैं फ्रॉम द नेशंस, और उसको कि राहु अगर आपको मतलब बोल रहा है तो राहु आप कुछ दे देगा एकदम से, और खाली सोच भी दे सकता है। अच्छा, राहु डिप्रेशन भी देता है कि आप डिपेंड्स कि आपकी कुंडली के को फेवर कर रहा है या नहीं। बट राहु एक चीज जरूर देता है कि आपको बहुत दूर सोचने की शक्ति। कुछ लोग करते हैं करोड़ों का बिजनेस करते हैं, अल्टीमेटली बिजनेस चल भी जाता है, फिर अल्टीमेटली सुसाइड कर लेते हैं जाकर। वो अपना कैफे कॉफी डे वाला, बिल्कुल, कितना पैसा कमा लिया, ऊपर से लटक के नीचे लटक के। कितने बिजनेसमैन हैं करोड़ों अरबों कमा कर मर जाते हैं, कितने लोग 500 करोड़ रुपए अपने घर में जमा कर लेते हैं और इनकम टैक्स वाला के ले जाते हैं। तो राहु कराता है वो। अच्छा, देता भी और फिर अगर आपका राहु भी करता है। ठीक नहीं है, अगर आपका राहु ठीक नहीं है जी, मगर अगर राहु सदा हुआ है, जैसे राहु गुरु के साथ सदा हुआ है, तो वो मेरा यही सवाल था कि एक आम आदमी कैसे पता लगे कि उसको
कि उसके कुंडली का जो राहु है या उसके साथ जो राहु, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं क्या कि राहु फेवर में है या नहीं है? जैसे अगर राहु जो किसी भी इंडिविजुअल का भी अगर कोई अच्छा नहीं है तो वो आदमी मेहनत करेगा, सोचेगा, अलग ढंग से सोचेगा, अच्छा। कुछ करेगा, बट अल्टीमेटली हाथ से फिसल जाएगा। राहु रेत है, राहु आकाश है, ओके। तो आपको सोच दे देगा बड़ा। हो सकता है आपने कुछ चीज़ बनाई है, आपने राहु आपका अच्छा, आपने बहुत बढ़िया चीज़ बनाई, मतलब, और आप बनाकर आपका राहु अच्छा था, आपने बना दी, आउट ऑफ द बॉक्स सोच दिया। मगर किसी और जिसका राहु के साथ शनि भी अच्छा है, उसने वही चीज़ लेकर उसको ऐसे मार्केटिंग कर दी कि वो अरबपति खरबपति बन गया। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स बिल्कुल है ना, हम बोलेंगे नहीं, बट देयर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स जो कि हम देख रहे हैं। किसी ने किसी चीज़ को इन्वेंट करा, छोटी सी चीज़ थी, कोई बड़ा आदमी आया, उसने कहा लाओ मेरे को दे दो, तो उसका भी राहु अच्छा था, दूसरे आदमी का भी, इसका भी राहु अच्छा था, बट उसका राहु किसी अच्छे बड़े प्लैनेट से सदा हुआ था, जिससे, जैसे हिंदुस्तान का है, राहु को मंगल का पावर मिली हुई है, मंगल को राहु इंसाइड कर रहा है, एक्साइड कर रहा है। तो मतलब दैट इज वाई दैट काइंड ऑफ जो एग्रेशन आएगा इंडिया में, और एग्रेशन आएगा, मेंटल एग्रेशन ज़्यादा आएगा, तो इंडिया विल प्ले दैट वे। दैट इज वाई वी कीप ऑन सेइंग, एवरी एस्ट्रोलॉजर वुड से, एंड आई आल्सो से, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू आल्सो आपको कि भाई क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है। अच्छा सर, शनि के बारे में मैंने एक चीज़ सुनी जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो कुछ चीज़ें मुझे पता लगी। शनि के बारे में ये कहा गया कि जब इंसान की उम्र 36 साल की हो जाती है, तब शनि जो होता है वो इंसान की लाइफ में देना शुरू करता है, एक्टिवेट हो जाता है। ऐसा होता है क्या? 36 साल एक ट्रांसफॉर्मेशन की जिंदगी होती है, एक उम्र होता है? हर प्लैनेट का एक एक्टिवेशन टाइम होता है। अच्छा। एक टाइम होता है जब वो देना शुरू करता है, और शनि जो है अगर आपके हॉरोस्कोप में खराब है या अच्छा है जी, दोनों चीज 36 के बाद वो ज्यादा देगा। अगर आप, हम एक एक करके समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस उम्र में एक्टिवेट होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो इससे हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि इंसान की जिंदगी का कौन कौन सा साल है जो एक इंपॉर्टेंट साल हो सकता है। जैसे एक 36 की बात तो हमने कर ली। हाँ, तो हर ग्रह का इस तरह होता है। जुपिटर का आपका 24 साल होगा, 36 साल शनि का होता है। मरकुरी का 34 साल होता है। मरकुरी भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अच्छा। सब चीज़ बिजनेस पूरा मरकुरी गवर्न करता है, तो मरकुरी का 34 साल होगा। शुक्र का आपका 21 से 24 के बीच में है। चंद्रमा का भी करीब करीब 26 के आसपास है। और राहु का जो है वो 42 साल है। अच्छा। केतु का 48 साल है। क्योंकि जो राहु देता तो बहुत, तो ये मोटा मोटा बता दिया मैंने। तो हर ग्रह का एक टाइम जो एक्टिवेट होता है, जहाँ पर वो जिन तत्वों के साथ है, वो आपको तत्वों को आपको आगे बढ़ाने। यानी मैं ये मान सकता हूँ कि इंसान की जिंदगी के ये जो आपने साल बताया, चाहे वो 21 से 24 हो, या आपने 34 बताया, मंगल 36 बताया, 28 है, 42 मंगल बताया, के लिए 48 28 साल है। बताया, हाँ। मंगल 28 साल बताया, ये जो साल होते हैं कहीं क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, मैं अपनी लाइफ से भी रिलेट करके देखता हूँ, तो ये जो साल होते हैं कहीं ना कहीं इंसान को एक नई जिंदगी देने की कोशिश करते हैं। जैसे 21 से 24 में आप करियर की तरफ जा रहे होते हैं, 28 में आप अपना करियर चूज करके स्टेब्लिश करने की तरफ बढ़ रहे होते हैं, 34-36 में आप जहाँ आते हैं वहां आप सेटलमेंट की तरफ आने लगते हैं, 42 में आपकी सोच बदल चुकी होती है। तो ये ग्रह उस जगह पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो जरूरी होता होगा कि इस उम्र में अगर आप हैं तो आप अपनी कुंडली को भी डिस्कस कर लें, कुंडली फेवर में है नहीं है। और ये जरूरी नहीं है, उस समय आपको डाउनफॉल भी मिल सकता है, राइज भी मिल सकता है। एग्जैक्टली। ये जो लोग सोचते हैं कि एक्टिवेट हो गया मेरा, मैं कुछ नहीं करूंगा, शनि 36 में एक्टिवेट हो जाएगा, मेरे को बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है आप 36 आपको साल में फेवर ना कर रहे हो तो आपको पटक दे। यू विल लूज द जॉब। 34 में आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपने बिजनेस ट्राई करा, 30-32 में आपका बिजनेस ठप हो जाए। तो इस टाइम ये एक्टिवेशन का मतलब ये नहीं होता है, एक्टिवेट होता है तो एक्टिवेट पॉजिटिव के लिए भी होता है, नेगेटिव के लिए भी होता है। ओके। तो ये आदमी को एक एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ये जो ईयर्स है इनको देखकर आदमी, एक एस्ट्रोलॉजर, ये जो बाकी हवा में फेंक दो, जमीन में गाड़ दो, सब बहुत अच्छा है, एंड इट हैज़ गॉट लॉजिक बिहाइंड इट। यंत्र मंत्र तंत्र सब लॉजिक है, जो कि आजकल शुक्र और राहु कर रहा है। बट एस्ट्रोलॉजी से ये आदमी बता सकता है कि भाई आपको अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को अच्छा करना है। जैसे आपका अगर मंगल वीक है तो मैं कहता हूँ कि आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करिए, आप वॉक ज़्यादा करिए, आपका ज़रूर मंगल अच्छा होगा। ओके। चंद्रमा खराब है, पानी, तो ऐसे ऐसे जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, या रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छोटी करके अच्छी हो सकती हैं, और अपने तौर तरीके करके, कि जिसके कुछ लोग होते हैं गट्स नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं स्लाइमी होते हैं, तो उनको बता सकते हैं कि भाई आप ऐसे जैसे करके। तो दैट इज़ हाउ
एस्ट्रोलॉजी कैन प्ले अ वेरी। मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ सर। आपने कहा, जैसे मैंने कहा था कि 36 34 ये जो साल आपने बताए इंपॉर्टेंट साल हैं, इन सालों में अगर आप जाते हैं एस्ट्रोलॉजर से आप डिस्कस करते हैं तो वो आपको एक सही रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई ये शनि आपके फेवर में नहीं है, ये 36 साल में आपको प्रॉब्लम करेगा। अब मैं इस पार्ट पर आता हूँ, रेमेडीज के पार्ट पर। क्या एस्ट्रोलॉजर्स जो रेमेडीज बताते हैं वो पक्का असर करती हैं? पहला पॉइंट। और दूसरा ये कि क्या मान लीजिए कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं 36 की एज में और उनका शनि एक्टिवेट होने वाला है जो उनके फेवर में नहीं है, तो क्या एस्ट्रोलॉजर उनको कोई ऐसी रेमेडी दे सकते हैं कि शनि एक्टिवेट तो होगा लेकिन असर जो खराब असर देने वाला था वो नहीं देगा? ये देखिए, पॉसिबिलिटी होती है? डेस्टिनी किसी का कोई चेंज नहीं कर सकता। तो फिर रेमेडीज का क्या बचा, क्या औचित्य है? रेमेडीज से ये होता है, जो मैं भी लोगों को भी कभी बता भी देता हूँ, रेमेडीज से ये होता है कि आपके आत्मबल बढ़ता है। आदमी कुछ अपने साथ कर्म लेके आ रहा है, उसे संघर्ष भी करना है और उसको कुछ कर्म भी करना है जी। और जब संघर्ष जो करना है वो आपके पीछे से भी आ रहा है और कुछ कर्म करके आपको अच्छे भी करना है। अब मैं देख रहा हूँ कि आपका 1 साल खराब है या मान लीजिए आपके 42 दिन खराब है जी। मैंने आपसे, आप बहुत परेशान हैं, क्या होता है, हाउ डू यू, आप कैसे काम करते हैं? जो फीलिंग आती है आपके माइंड में, इमोशंस आते हैं, उसी से काम करते हैं, उसी से डिप्रेस होते हैं, उसी से मोटिवेट होते हैं, उसी से करेज मिलते हैं, उसी से आप छुरा मार सकते हैं, उसी से पुलिसमैन बनते हैं, वो जो होता है, जो भी होता है। अब मैं देख रहा हूँ भाई 40-45 दिन खराब आ रहा है, तो मैंने आपसे कहा कि भाई आप चिड़ियों को दाना डाल दीजिए, आप कहीं कुछ कर दीजिए, तो आपका एक होप होती है और फेथ होता है वो बढ़ता है, शक्ति मिलती है काम करने के लिए। 42 दिन के बाद आपके पास समय अच्छा आ गया, तो आपने कहा भाई बहुत अच्छा। दिस इज माई व्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी विच इज द राइट थिंग। तो ये आप सोचिए, आप किसी की डेस्टिनी बदल देते तो मैं अपनी डेस्टिनी नहीं बदल देता। आप अपनी डेस्टिनी में बैठा एस्ट्रोलॉजर जो बैठे हैं जी। जो बहुत सारे, आप जाइए हनुमान मंदिर के सामने जाइए, वो भी आपको रेमेडी बनाते हैं, तो वो अपना नहीं बदल सकते हैं। जिस एस्ट्रोलॉजर की किस्मत में लिखा है करोड़ों कमाएगा, वो करोड़ों कमाएगा। ओके। जिस एस्ट्रोलॉजर का टाइम है कि उस टाइम वो वाक शक्ति आ रही है कि जो बोलेगा ठीक है, वो ठीक बोलेगा, क्योंकि दैट इज एन एलिमेंट ऑफ इंट्यूशन देयर। तो लेट अस अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि रेमेडीज कैन चेंज डेस्टिनी, नो। हाँ, यंत्र मंत्र तंत्र सब होता है, बट इनका करना का तरीका, लॉजिक का तरीका, त्र मतलब मेथडोलॉजी, जी। इट इज ज्योमेट्री, इट इज आर्किटेक्चर। या तंत्र भी होता है, उसमें हर आदमी सेक्स के साथ जोड़ देता है, वो भी है, बट दैट इज डिफरेंट स्फीयर। आप उस स्फीयर में नहीं हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में है नहीं, उस एरिया में है नहीं, तो मैं आपका क्या कर दूंगा? और तंत्र से भी कोई डेस्टिनी थोड़ी चेंज हो जाएगी। इट इज आप अंदर जा रहे हैं, इंटरनल मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी अंदर की जर्नी है। तंत्र मंत्र यंत्र इज योर इंटरनल जर्नी। जब आप इंटरनली अपने आप को समझ गए तो दुनिया ही बेकार है, देन यू आर कृष्णा। डोंट, तो पीपल मिक्स दिस टू थिंग्स, इसको मिक्स मत करिए। नहीं, तो आप अगर ये कह रहे हैं कि डेस्टिनी जो है वो बदल नहीं सकती, यानी कि मेरी जिंदगी में मान लीजिए एट द एज ऑफ 34 मेरी नौकरी जानी है तो जानी है, दैट इज माई डेस्टिनी। हाँ, तो मेरे को कोई भी एस्ट्रोलॉजर की रेमेडी रोक नहीं पाएगी, वो जॉब जाएगी ही जाएगी। फिर एस्ट्रोलॉजर का रोल क्या रह जाता है? मान लीजिए कोई आपके पास कंसल्टेशन लेने के लिए आ रहा है और आपको वो योग दिख रहा है कि भाई इसकी नौकरी जाने वाली है या इसकी शादी टूटने वाली है या कोई भी एक इसके साथ प्रॉब्लम आने वाली है, आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये एक्सट्रीम केस होता है कि बहुत लोग आते हैं मेरे पास, जी भाई मैंने इस पे सट्टा लगा दिया, मैंने 2 करोड़ मेरे उस पर चले गए, खराब हो गए। और कुछ लोगों का बिल्कुल दिखता है कि बिल्कुल सर्वनाश हो रहा है, उसका तो यू शुड बी क्वाइट। बट कुछ बहुत पत्रियों में 6 to 7 out of 10, एंड स्पेशली व्हेन, एग्जाम्पल रिलेट करता हूँ रिलेशनशिप्स में। जी मैं बहुत सारी पत्रियाँ देखता हूँ, आई स्टे इन एरिया वेयर देयर आर लॉट ऑफ पीपल, रिलेशनशिप्स के बहुत इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज। मैरिज है वो हमने बनाई, कोई शादी कोई वो नहीं बनी हुई थी। एक्स्ट्रा मैरिटल है, मैरिज है, आजकल और भी बहुत इश्यूज हैं। जी तो उस पर आप जब भी लोग मेरे को कंसल्ट करने आते हैं और मैं देखता हूँ उनके टाइम अच्छा आ रहा है, पीरियड अच्छा आ रहा है, तो वन कैन काउंसल देम कि भाई थोड़ा तुम दोनों रुक जाओ, ठीक हो जाओ, एंड इट हेल्प्स। इन प्रोफेशन ऑल्सो, अगर हम देख रहे हैं कि उसका कोई बहुत डाउनफॉल होने वाला है जी और उसका कैरेक्टर ऐसा, उसका चंद्रमा वीक है,
और वो डिसीजन लेगा कि नहीं यार मैं तो छोड़ ही दूंगा नौकरी, मेरा बॉस नहीं मेरे को प्रमोशन दे रहा है, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, और मैं देख रहा हूँ भाई उसका 9 महीने बाद टाइम अच्छा है, 4 महीने बाद टाइम अच्छा है, तो वन कैन ऑलरेडी टेल हिम भाई रिलैक्स, ओके, अपने आप को करो। उसमें मैं बहुत बार रेमेडीज बताता हूँ लोगों को कि भाई तू चांदी का गिलास में पानी डाल के पी ले, सुबह रात में ये भी कर ले, वो भी काम कर करती लो। हैं सब? हम मेरे को नहीं काम कर रही है, उसके माइंड को तो काम कर रही है ना, ओके, कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं जो इससे भी ये रेमेडी कर रहा इम्पैक्ट होगा हूँ, तो इससे वो हो सकता है मेरा बॉस ठीक आज इसने बेटर बिहेव करा। ओके, अब वो देखेगा उसका बॉस मान लीजिए खड़ूस बॉस है, तो वो मेरी रेमेडी कर रहा है, वो बॉस से मिलने जा रहा है, और उसको जरा सी उसके बॉस ने कुछ जरा सा पैट भी कर दिया तो वो कहेगा रेमेडी ने काम क्योंकि कर दिया, सबकॉन्शियसली वो उसके ब्रेन में ये फीड हो चुका है। फीड हो चुका है, एंड ही अंडरस्टैंड, तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है। इट मेक्स अ डिफरेंस, एंड इट विल मेक अ डिफरेंस। आप करिए, आपको कुछ भी काम करना हो, आप लेफ्ट हैंड से उसको लिखिए बहुत बार, इट विल मेक अ डिफरेंस। So there is the concept of their astrology helps, and there is one must go to an astrologer कि भाई आपका किस तरह क्या होने वाला है। जैसे कि हम लोग इवन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग जैसे अभी थोड़ी देर पहले नेशनल एस्ट्रोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, तो थिंग्स आर डेस्टिन्ड टू हैपन ना, थिंग्स आर डेस्टिन्ड। कॉन्शियसनेस ने डोनाल्ड ट्रंप लाए, कॉन्शियसनेस हैज बॉट क्या कहते हैं पुटिन, यूक्रेन पुटिन वॉर एंड अपना ऑल, लोग लाए ना, लोग ही तो कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस है बॉट, मोदी जी, दे आर प्लेइंग, दे विल, आपकी फ्यूचर वही डिसाइड कर रहे हैं ना, करोड़ों लोगों का, अरबों लोगों की। 6 लोगों का नाम लेते हैं, वही यार तो कर रहे हैं कॉन्शियसनेस डिसाइड। सो दे हैव कम विद द डेस्टिनी, वही कह रहे हैं। और आजकल के जो इस टाइम जो परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो राजा लोग हैं, जब राजाओं में ये हो जाएगा कि उस राजा के अंदर कि मेरे को ये फर्क नहीं पड़ता कि ये ढह जाए मगर मेरा नाम अमर रहे। हिटलर का नाम अमर ही है, बिल्कुल, आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो अमर ही है। डिस्कस, गद्दाफी का नाम, सबका नाम ले रहे हैं ना। तो इस समय भी बहुत सारे, बिकॉज लेट अस नॉट, एंड आई शुड नॉट, डिस्क्लेमर है, बहुत सारे हैं, 2-3 लीडर्स तो हैं जो कि चाहते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद मेरा नाम रहे। बिल्कुल, मैं जो करूंगा मेरे मरने के बाद मेरा नाम रहेगा, उनका नाम रहेगा। ये भी एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में योग होता है कि मरने के बाद नाम रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। कौन से प्लेनेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसके लिए अगेन द प्लैनेट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज राहु अच्छा, एंड शुक्र, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट कि आपका नाम का विस्तार रहता है। राहु क्या है? राहु इज पॉजिटिव, इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट, बहुत शक्ति, बहुत। आप देखिए वो ऐसा प्लैनेट था, उसको माइथोलॉजी में एक्सप्लेन करते हैं स्टोरी से, इट वाज अ प्लैनेट विच सेड, विच डिफाइड, अंडरस्टूड कि भाई विष्णु जी, ये विष्णु जी हैं, छलने जा रहे हैं और मैं चुपके से जाकर अमृत पी लूँ। शोर वोर नहीं मचाया उसने, एंड अमृत पिया भी। बिल्कुल। तो इसी परिप्रेक्ष्य में राहु को देखिए आप उसको, तो दिस इज व्हाट, तो वो चाहता है कि मेरा नाम विस्तार हो, पहले पहुंचे, मेरे जाने से पहले मेरा नाम। तुषार जी हैं, आप भी चाहते होंगे कि मैं पहले जाऊं, कहीं जाऊं, उसके लोग पहले कहें तुषार जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, जय जयकार किसे पसंद नहीं जयकार, ड्रम बजे। ये राहु की चाहत होती है। अच्छा, और जब आपके अंदर राहु बलवान होगा तो इस चाहत के लिए आप काम करिएगा, यहाँ तक भी करिएगा कि आप 5 लोगों को भेज दीजिएगा, तुषार जी जिन्नाबाद आ रहे हैं, तुषार जी आ रहे हैं, तुषार जी आ रहे हैं। अपने छोटी सी लाइफ में आप देखिए ना, आपसे कोई मिलने आता है कभी, उसके पहले कोई अफसर आएगा तो आपके उसके पहले 2 उसके छोटे छोटे लड़के आएंगे, सर आ रहे हैं, सर, इसे आम भाषा में भौकाल काटना कहते हैं। हाँ सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं। तो उस आदमी, उस छोटे आदमी का भी राहु इज स्ट्रांग। ओके, सो दिस इज अ इम्पोर्टेंट प्लैनेट। और डोनाल्ड ट्रंप जी की पत्री भी देखिए, चंद्रमा कहता कि चंद्रमा और सूर्य दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, सूर्य आपका आत्मा का कारक होता है। वो राहु केतु के अक्ष में है। अच्छा, तो ही इज अ पर्सन हु सेज, चाहते हैं कि भाई हम कुछ करें यूएसए के लिए। अब वेदर हम, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ उनका समय अच्छा नहीं है, जून 27 तक प्रॉब्लम आएगी, वो डिसीजन लेंगे, उसमें यूएसए का डाउनफॉल आएगा। बट ही इज अ पर्सन, कहता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, मेरे को बढ़ना आगे, मेरे को करना है। हम राहु पे बात कर रहे हैं तो मैं एक और सवाल ले लेता हूँ। बहुत मुझे लगता है कि
ये मैंने कुछ समय पहले एक पॉडकास्ट किया था जिसमें एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये बोला कि राहु को हर किसी को खुश करना चाहिए और उसके लिए राहु के मंत्र जाप हो गए, राहु से जुड़ी रेमेडीज करनी चाहिए। मेरा बहुत कॉमन सा एक सवाल है कि क्या हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए या सोच रखनी चाहिए कि भाई मुझे अपना राहु अच्छा करना है, क्योंकि राहु अच्छा हो जाएगा तो मेरी लाइफ में जितनी भी चीजें आपने बताई बेनिफिट, ये आजकल हर किसी की चाहत है, नेम फेम पैसा, हर कोई चाहता है मैं बहुत जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाऊं, तो ये राहु को खुश करने या राहु के उपाय कर देने से राहु खुश हो जाएगा और ये सब हो जाएगा? ऐसा नहीं, राहु अगर आप भी एक प्रोडक्ट हो, ह्यूमन बीइंग एक तत्व जी है ना, उस तत्व को हमने, अगर हम मेटाफिजिक्स पढ़ें, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, अब जैसे मेटावर्स हो रहा है, मेटाफिजिक्स के लोग बात कर रहे हैं, क्वांटम फिजिक्स के लोग बात कर रहे हैं कि हमने इधर एक पार्टिकल छुआ तो वो एक और पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, देयर इज अ रिएक्शन विच कीप्स ऑन हैपनिंग। ठीक है, अगर आप पूरी डीएनए थ्योरी पढ़ें, किसी को पूरी डीएनए थ्योरी अभी तक नहीं समझ में आई है। आपका छोटा सा डीएनए अगर आप उसको आप खींचिए तो सूर्य तक जाता है। द डीएनए गोज टिल योर द लेंथ ऑफ द डीएनए जो आपका है, जिससे कि हम पूरा सूर्य तक जा सकता है ना। फिर आपका फादर से आपकी शक्ल मिल रही है, आपकी ग्रैंडफादर से मिल रही है, बिल्कुल, तो कुछ ना कुछ है ना भाई, दैट इज सम मिसिंग लिंक विच साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रूव विच इज देयर, एग्जैक्टली, विच इज। तो हर आदमी एक तत्व के साथ पैदा हुआ, यू आर लाइक अ मेडिसिन। तो अगर आप उस मेडिसिन के अंदर राहु की मेडिसिन ज्यादा है तभी तो आप राहु बन पाएंगे ना। बिल्कुल, अगर आपके अंदर बृहस्पति की मेडिसिन ज्यादा है तो फिलॉसफी तो की आप चाहकर भी राहु नहीं बन पाएंगे। अगर आपके अंदर मरकुरी की मेडिसिन ज्यादा है तो आप जो तुषार जी काम कर रहे हैं वो तुषार जी करेंगे, बात कर रहे हैं लोगों से, लोगों के कर रहे हैं। अगर इसी मरकुरी के साथ राहु आएगा तो आपके साथ मैं पॉडकास्ट करूंगा तो आप उसको थोड़ा सा ऐसा सवाल पूछोगे, ऐसा कुछ करोगे कि वो परेशान हो जाएगा, है ना। आप किसी आदमी ने टिकर चलाया, आपका टीवी में भी आप देखिए ना, टिकर चला था पूरा, फिर बीच में आने लगा कोई, तो वो राहु है कि जिसने एक चीज को, छोटी चीज को सोच के उसको बड़ा कर दिया, उसको बड़ा कर दिया, है ना, दैट इज राहु, दैट इज। तो वो राहु तत्व आपके अंदर होगा। ये नहीं कि आप राहु अपना अच्छा कर लो, क्या अच्छा कर लो कि रोज लिख के आई वांट टू बिकम बिलियनर, आई वांट टू बिकम बिलियनर, यू विल बिकम बिलियनर। तो मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती? मैनिफेस्टेशन लिखिए आप, मैनिफेस्टेशन और साधना जी, साधना से फायदा होता है। मैं कहता हूँ आज के तारीख में साधना करिए, कॉन्शियसनेस बढ़ती है। अच्छा, मगर आपको लिखने से बिलियनर आप बन जाएंगे तो सभी लोग बिलियनर बन जाएंगे। आप राहु मंत्र करने से तो इतना फर्क जरूर पड़ेगा कि राहु के बारे में आप सोचिए। अगर आपके अंदर राहु तत्व एक्स है तो x+% थोड़ा बढ़ जाएगा, मगर आपके अंदर होना चाहिए ना। ओके, अब किसी के अंदर मरकुरी अच्छा है तो उसकी बोलने के तरीका अच्छा होता है, उसका बैठने का तरीका अच्छा होता है, बिजनेस में अच्छा होगा। किसी का शुक्र अच्छा होता है, वो हैंडसम होता है, अंदर आएगा, बढ़िया करेगा, जगलर होगा, 4 बॉल के साथ खेल सकता है ना, महिलाओं को अट्रैक्ट करेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों को। तो हर आदमी का तत्व क्या है, उस तत्व के हिसाब से काम करना चाहिए। तो राहु एक ऐसा तत्व, इसको लोग बोलते बहुत है, मगर राहु तत्व जिस होता बहुत कम लोगों के अंदर। अच्छा, और जिसके अंदर होगा वो, और जिसके अंदर होता है वो फिर मार्क जुकरबर्ग या ऐसा कुछ बनेगा। क्योंकि राहु ये मत सोचे खाली बिजनेस में ये है, पर्सनल लाइफ में भी यही चाहता है, मैं इसके साथ मिला हूँ बहुत, इनफ, आगे बढ़ूं भाई। ओके, राहु और मंगल में यही फर्क है। मंगल है, मैं और आप लड़ाई करते हैं, आपको तलवार दी, बहुत अच्छा मंगल है, मैं बोलूंगा तलवार लो, पहले राजा लेते, दोनों लड़ेंगे, लड़के मैं जीत गया तू हार गया, राहु है अरे बेकार, इसको अभी हराया, बर्स्ट करके आगे बढ़ो, इसको ध्वस्त कर दो, मार दो। जिस भी आदमी का राहु अच्छा होगा वो हार जीत पे काम नहीं करेगा, वो कहेगा इसको खत्म करो, हटाओ, आगे बढ़ो। तभी तो आप देखिए जितने बहुत बड़े राजा हुए हैं या पॉलिटिशियंस भी हैं, उनका तो मेन यही रहता है ना भाई, वो लड़ाई थोड़ी हार जीत में, दे आर नॉट। 4 स्टेट जीत लिए, अभी 5 और जीतने हैं। हाँ, उनका हार जीतने जो हटाओ। अब इसी राहु का सारा लेकर, मतलब ऐसा जैसे आप कह रहे वैसा नहीं, इट्स नॉट सो सिंपल। यानी कि वो जो YouTube और गूगल पे रेमेडीज देखकर या ChatGPT रेमेडीज करके राहु को खुश करने की कोशिश में लगे, अगर किसी का राहु फेवर में नहीं है कुंडली में, तो क्या ये सब चीजें उल्टी भी पड़ सकती हैं?
नहीं, उल्टी खैर क्या पड़ेगी, उल्टी जैसे Okay. जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि वो सीधी नहीं पड़ती तो उल्टी भी नहीं पड़ेगी। ओके, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप सिर्फ अपने हाँ, सेल्फ अगर सेटिस्फेक्शन के आपने लिए वो सब कर रहे हैं। किसी का चंद्रमा वीक है, आपका माइंड वीक है, हम्म, उसको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि तू राहु का कर, तू ये सोच, यू कैन बिकम अ बिग मैन, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, और उसने वो चीज, और उसका मन उसका कमजोर है, जी, तो वो तो पागल हो जाएगा ना, फिर आपने उसके साथ बहुत बड़ा गलत काम करा है। ओके, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो इट इज, यू हैव टू सी एवरीथिंग टुगेदर। एक प्लैनेट नहीं करता है। लोगों को राहु अच्छा लगता है क्योंकि जिन लोग बड़े बड़े लोग हैं उनके राहु अच्छे हैं। अगर मेरा राहु अच्छा होता तो हम थोड़ी यहाँ, आपका तो एक अलग थीम ही अलग होती है लाइफ की। राहु कहता है डिस्ट्रॉय, आगे बढ़ो, और ये उसकी हर चीज़ ऑफ लाइफ में होती है। तो जो लोग कहते हैं पहले ज़माने में हम कहते थे गुरु बहुत अच्छा है, जी, तो गुरु क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 रोटी हो, छत हो, सोने को हो, आराम से नींद हो, तो आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। राहु कहता है कि नहीं, मेरे को आगे से आगे बढ़ना है। इस पे दूसरा तर्क ये है, लोग एस्ट्रोलॉजी देश काल पात्र के हिसाब से देखना चाहिए। आपके पास करोड़ रुपया है जी, और आप उस करोड़ को भोग नहीं सकते हैं, तो वो अच्छा आदमी है कि या जिसके पास 10 रुपये है, वो 10 रुपये को भोग के रात में सोता है और आराम से रहता है। आप बताइए इन दोनों दूसरा में से वाला कौन ज्यादा अच्छा अच्छा है। तो वो राहु का आदमी नहीं कहते है हैं ना कि फिर। सबसे बड़ा संतोष धन। बस वही है। तो आपका भी राहु इतना स्ट्रांग नहीं, आप भी जुपिटर आपका स्ट्रांग है, जैसा आपने आंसर दिया। जी, तो भाई ये फर्क है, तो नजरिया का फर्क है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी हैज टू बी डन इन अ होलिस्टिक वे। इसी तरह हम जब नेशंस का भी देखना, हमें होलिस्टिक वे में देखना चाहिए कि भाई, और जब मैं कह रहा हूँ आगे की जो चीज़ें हैं, आगे हिंदुस्तान में जैसे कि जो लोग, मैं जो एस्ट्रोलॉजी देख जैसा शरीर जा रहा, हर आदमी कह रहा गोल्ड गोल्ड गोल्ड, गोल्ड का बढ़ेगा प्राइस, बट गोल्ड 4-5 साल बाद बहुत हाई प्राइस पे जाएगा। तो जिसके पास आज की तारीख में पैसा 5 साल तक भूल सकता है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दे। अच्छा, बट सिल्वर भी बढ़ेगा, कॉपर भी बढ़ेगा। अब लोग कहते हैं शेयर्स, मैं कहूँगा शेयर्स अच्छा है, स्टॉक मार्केट रहेगी, मगर ऊपर के 5% वालों के लिए। अच्छा। बाकी और ये हम जितने भी अभी तक क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी कर रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। और लॉन्ग यही टाइम के लिए अभी किसी ने रिटर्न नहीं लिया है, रिटर्न नहीं ये लिया, सिर्फ अभी तो ये स्टॉक मार्केट रहेगी, करेंगे लोग, आपने खुश तो रहेंगे। ये ठीक है। 15-20 साल, अगर मैं कह दूं कि 10 साल पहले किसी ने करना शुरू किया, तो 20 साल एक ऑन एन एवरेज आदमी लेकर चलता है, तो अभी 10 साल बाद वो रिजल्ट अपने लेता हुआ नजर आएगा। एब्सोल्युटली। क्या वो चीजें मिलने वाली हैं? क्या वो सही रास्ता था जो उसने चुना? स्लो एंड स्टडी में स्टॉक मार्केट ठीक रहेगी। अच्छा, मगर आप सोचें कि स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमा लें, नहीं। अगर Okay. जो आगे का जो शनि है, नीच अभिलाषी होकर बंगल में जा रहा है, जमीन आप एग्रीकल्चर आने वाले जो युग है, हिंदुस्तान का फ्यूचर क्यों अच्छा होगा, फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अच्छा, एग्रीकल्चर लैंड जिसके पास है ना बेचे, इट इज़ माई प्रेडिक्शन, एग्रीकल्चर विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जहाँ तक आज मैं देख रहा हूँ, राहु जो है वो एक्वेरियस से कुंभ में आ रहा है जनवरी में, अगले साल 18 महीने और 24 महीने इसके बाद 2 साल में कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होंगी, जहाँ की ऑयल की जो यूज़ होगा, जो ऑयल की इतनी महत्ता है, जी, जो इतने इसके बारे में पूरी युद्ध हो रहा है, सब कुछ बिल्कुल। हो रहा है, उसको उसमें मतलब ऑयल रहेगा, बट सम सब्सटीट्यूट टू ऑयल विल ऑल्सो कम। Okay. जो बहुत सारी चीज़ें हो रही है वो सब्सटीट्यूट, दिस इज़ वेरी क्लियरली, जब भी राहु कैप्रिकॉर्न में गया है तो ये हुआ है, चेंजेस विल हैपन, और ऑयल की जो इम्पोर्टेंस है वो कम होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, बायो फूड जिसे कहते हैं हम लोग, बायो फूड का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ेगा। हेल्थ का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ेगा। और ये अगले 5 साल के आसपास अगले का आप tenure बता रहे हैं। 5 साल का। आजकल जो लोग पॉडकास्ट हेल्थ पे करेंगे, जी। योगा पे करेंगे, मेडिटेशन पे करेंगे, और बायोलॉजी से रिलेटेड करेंगे, उनका बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो मैं अपना एक वर्टिकल खोलूं सर, बिलीव मी, आप हेल्थ वेल्थ पे काम शुरू हेल्थ कर पे लूं? बिल्कुल, योगा पे शुरू कर दीजिए, 2027 से Okay. 30 में बहुत अच्छा चलेगा। हेल्थ विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। Okay. बायो फूड विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बायो फूड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल फूड प्ले करेगा। तो ये सब मेरे को दिख रहा है जो कि हो रहा है, और ये सब होगा 2027-30 में होगा।
2030 और 32 के बीच में जो पोलराइजेशन होगा बिटवीन चाइना रशिया, जो कि आम आदमी सब समझता है जो होगा, वो दैट विल कल्मिनेट इनटू अ वॉर एंड अ चेंज, जो चेंज अच्छे चेंज के लिए होगा। अच्छा, एक आखिरी जिस तरह सवाल आपने सर। वर्ल्ड जी, वॉर की बात करी 1941 में, जापान और यूएसए की बिल्कुल। पर्ल जो पर्ल हार्बर पे। पर्ल हार्बर पे जी। हुआ था, उसकी बात करी थी, तो वही चेंज एक तरह का इट विल हैपन। एक आखिरी सवाल सर मेरा आपसे यह है कि आपने अभी जो चाइना, इंडिया, रशिया इनकी बात की, एक अभी बीच में हमने एक न्यूज़ पढ़ी जिसमें ये कहा गया कि अभी तक सारी कंट्रीज, एक मोस्ट ऑफ द जो बिजनेस किया जाता है वो डॉलर में किया जाता है, और अब यही डॉलर डोमिनेशन जो है उसको कम करने के लिए एशियन कंट्रीज जैसे चाइना, रशिया और इंडिया, ये खास तौर पर ये हाथ मिलाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो करें डॉलर के बिना करें, डॉलर पे ना करें, हम अपना बिजनेस अपनी अपनी करेंसीज में करें। इससे क्या होगा, डॉलर नीचे आएगा, डॉलर का डोमिनेशन कम होगा और अपनी अपनी कंट्रीज का जो चाहे हमारे जैसे रुपया है उसका डोमिनेशन बढ़ेगा। आपको लगता है भविष्य में होने वाला है? 2034 तक यही होगा। अच्छा, पूरी युद्ध ही इसी का है, क्योंकि अभी तो डॉलर बहुत मजबूत हो चुका है, लगभग 90 के ऊपर है। पूरा युद्ध ही इसी का है। इकोनॉमी क्रैश होगी तो सब कुछ क्रैश है। हाँ, युद्ध ही इसी का है। तो ये इसमें यही समीकरण, जब मैं कह रहा हूँ जी। समीकरण बदलेंगे, इट विल बी दिस फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग 2034 में जो होगा, इट विल बी दिस फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग विच विल हैपन, जो कि होगा। सॉरी, मैं बिल्कुल। हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो हिंदी में जो यही रीस्ट्रक्चरिंग होगी कि हर कंट्री का अपना अलग बनेगा। मेरे को यूके का डाउनफॉल दिख रहा है, मेरे को यूरोप कंट्रीज विल कम अप अगेन, स्टार्ट कमिंग अप। ओके। यूएसए का डाउनफॉल लग रहा है, रशिया will remain, I think. I think नहीं, रशिया will remain as a this thing. और अब अभी थोड़े दिन में देखिएगा, नवंबर एंड ऑफ द नवंबर ऑल्सो, आई मीन प्रॉब्लम्स ऑफ यूएस एंड इजराइल विल इंक्रीज, और ईरान, चाइना, रशिया, ये जो है ये अपने एक अलग समीकरण बनना शुरू होगा। ये सब चीज़ें ये आपको दिखेगी 2027 जून तक दिखने लगी, हो रही है। 2027 और 30 के बीच में ये एक तरह का, एक जिसे कहते हैं ना, दोस्ती बनती तो पक्की दोस्ती बनेगी, दैट विल हैपन इसमें। और 2030 के 32 के बाद में जो ये जो एक नया, मतलब नया भारत, और नया वर्ल्ड ऑर्डर जो होगा, Okay. दैट इज हाउ इट विल, मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली विद पैन आउट। उस पर पाकिस्तान के बारे में आपको बताया, आई एम श्योर पाकिस्तान विल बी नॉट देयर इन, जैसे एग्जिस्ट कर रहा है 2032-34 में। 34 के बाद इट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, एंड सेव माय पॉडकास्ट, आई विल बी करेक्ट। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर किसी को इस पॉडकास्ट सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि अगले 7-8 साल के लिए जो प्रेडिक्शंस की गई हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी वाली तो पाकिस्तान की है कि ये तो अभी आप कह रहे हैं पिछले अगले 1 साल के अंदर, यानी कि 2027 के एंड ऑफ तक पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान के पास होगा। मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि वो पीओके का हिस्सा होगा। पीओके भारत आने की, वापस भारत को मिलने की बात हमेशा की जाती रही। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रेडिक्शंस आपने की हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, एक अभी एक आम आदमी के लिए भी। 15 मई में देखते हैं, 15 मई 25 बिल्कुल, 15 मई से 30 मई के बीच की ही सबसे रीसेंट प्रोडक्शन वो होगी है। जो देखने और को जून मिलेगी। में भी मैंने बोला, अगेन देयर विल बी सम नेगेटिव डिसीजंस ऑफ, और आपने ये भी कहा कि जून से लेकर नवंबर के बीच में थोड़ी शांति बहाल होती नजर आएगी। बिल्कुल 100%। वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से शांति अभी, बहाल होगी, ट्रेड होगा, अग्रीमेंट होगा, सब कुछ होगा, मगर ट्रस्ट नहीं रहेगा, सब आपस और में यही सबसे बड़ी मुश्किल होगी कि अगले साल फिर से डिस्टर्बेंस फिर से डिस्टर्बेंस क्रिएट। बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर अभी जो आने वाले साल हैं वो शांत नहीं है। और ऐसे समय में अपनी सेविंग्स को बचा कर रखिए, अपने फाइनेंस को मजबूत रखिए, अपने इन्वेस्टमेंट को मजबूत रखिए, जिससे कि आप बुरे समय में भी सही से अपना जीवन काट पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप स्टूडियो में आए। आपने अगले 8 साल का जो एक पूरा चिट्ठा हमारे सामने रखा है, उससे हमें बहुत मदद मिलने वाली है अपनी प्लानिंग करने और के राहु लिए। के बारे में इतनी बात, राहु के बारे में हमने बहुत बात की है, क्योंकि राहु सब कहते हैं ना, राहु है जो भ्रम में भी डाल देता है। तो राहु खुद भी भ्रम में रहता है, लोगों को भी भ्रम में डालता है, और हमें समझ में भी नहीं आता कि राहु एक्चुअल में है क्या। यही राहु है। सो आपने राहु को बहुत अच्छे से समझाया, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि लोग समझें कि करना क्या है और क्या नहीं करना। गूगल, चैट जीपीटी और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भरोसा नहीं करना, ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। तो वंस अगेन थैंक यू सर। थैंक यू।